Dear students, BSc Part 2nd Physical Chemistry Thermodynamics Unit number 1 और वीडियो नंबर 6 Myself Ram Sarup, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ऊष्माधारिता यानी ऊष्मा को धारण करना। यदि हम अब तक जो हमने इसके बारे में जो पढ़ा है, हम जानते हैं कि ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। साथ ही यदि हम ऊष्माधारिता को प्रति मोल ले लेते हैं, यहाँ देखिए ऊष्माधारिता को जब हम प्रति मोल ले लेते हैं तो यही ऊष्माधारिता जो है हमारे लिए क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यदि ऊष्माधारिता जो हम लिख रहे हैं तो वो सामान्यतः क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम इसको प्रति मोल ले लेते हैं तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इसकी डेफिनेशन है, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वह उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यह किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। फिर से सुनिए परिभाषा, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है वह उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यह ताप पर निर्भर करती है। यदि एक तंत्र को Q ऊष्मा दी जाए, देखिए यहाँ पे कितनी ऊष्मा दी हमने, Q ऊष्मा दी जाए, तो उसके टेम्परेचर में किसी भी सिस्टम को या तंत्र को जब हम ऊष्मा देंगे तो नो डाउट ऊष्मा देने से उसके ताप में बढ़ोतरी होगी और उसका ताप T1 से बढ़कर के जो है कितना हो जाता है, T2 हो जाता है। तो उस स्थिति में दी गई ऊष्मा और तापांतर का जो अनुपात है उसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्माधारिता कहते हैं। तो C बार लिखा है यहाँ पर, यह है औसत ऊष्माधारिता। T2 माइनस T1 यानी टेम्परेचर T1 से T2 करने पर जो ऊष्माधारिता है उसका मान हो जाएगा, C बार भी हमने इसको कहा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q अपॉन T2 माइनस T1। यानी कहने का मतलब है कि किसी सिस्टम को जब हम ऊष्मा देंगे तो उसके टेम्परेचर में नो डाउट बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी जब होगी तो दी गई ऊष्मा और उस बढ़ोतरी या जो तापांतर में जो अंतर आया उन दोनों का अनुपात ही ऊष्माधारिता कहलाती है। यदि हम T2 और T1 को, T2 माइनस T1 का मान 1 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री ले लें तो ऊष्माधारिता किसके बराबर हो जाएगी, दी गई ऊष्मा के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तब हमारे लिए हम ऊपर वाली जो डेफिनेशन है जो हमने यहाँ लिखी है कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता होगी। ये किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। यदि हम तापांतर को dt लिख दें और मान लीजिए ऊष्मा में जो चेंज हुआ वो डेल Q है, तो डेल Q अपॉन डेल T, तो और यहाँ C बार को हमने कह दिया C बार जो है हमारे लिए है औसत ऊष्माधारिता। dt का मान बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में जब अगर ज्यादा बड़ा चेंज कर देते हैं तो सिस्टम हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो C इक्वल्स टू डी डेल Q अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 2। अब ऊष्माधारिताएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक आपने नाम सुना होगा Cv और दूसरा है Cp। यहाँ V छोटा लिखते हैं, C कैपिटल लिखेंगे। V जो आपने लिखा है वो स्मॉल साइज का है, इसका मतलब ये हो गया स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और Cp का मतलब हो गया स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है, अब एक एक की डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और किसी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसके टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ, तो दी गई ऊष्मा और टेम्परेचर में बदलाव का अनुपात ही Cv कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कांस्टेंट आयतन या स्थिर आयतन पर जो है, कांस्टेंट वॉल्यूम या स्थिर आयतन पर जब हम किसी सिस्टम को ऊष्मा देंगे तो उसके टेम्परेचर में जो है T1 से T2 हो जाएगा, उसका टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, तो दी गई ऊष्मा और टेम्परेचर में जो अंतर आया उन दोनों का अनुपात ही Cv कहलाता है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं, एक तंत्र स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा अवशोषित करने पर उसके तापमान में T1 से T2 हो जाएगा, अतः Cv इक्वल हो गया QV अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 3।
हम ये भी जानते हैं कि किसी QV का जो मान होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि DE इक्वल्स टू Q प्लस W, और अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? 0। तो वर्क का मान भी कितना हो गया? P इंटू DV, DV का मान आपने 0 रखा तो वर्क हो गया 0। तो जैसे आप 0 इसमें रखेंगे तो DE किसके बराबर हो गया? Q के बराबर हो गया। और ये कब हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? QV इक्वल्स टू डेल E। अब इक्वेशन नंबर जो 3 जो है उसमें QV का मान हम रख देंगे डेल E, तो हमारे लिए इक्वेशन 5 हो जाएगी। यहां से देखिए CV अपनी जगह आ गया, और QV जो था उसकी जगह हमने रख दिया डेल E रख दिया, और T2 माइनस T1 नीचे की ओर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 5। तापांतर जो T2 माइनस T1 है, इसका जो अंतर है उसको हमने डेल T मान लिया, तो हमारे लिए CV का मान इक्वल्स टू हो जाएगा डेल E अपॉन डेल T। फॉर ए स्मॉल चेंज के लिए हम इसको लिखेंगे, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो गया? CV इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर 6। अब हम इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं। प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, और वो भी कब? स्थिर आयतन पर, वही ऊष्माधारिता कहलाती है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर, आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब चलते हैं हम स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। दूसरा टॉपिक है हमारा इसी का पार्ट, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। इसको हमने नाम दिया CP। माना कि हम किसी तंत्र को स्थिर दाब पर QP जो है ऊष्मा देते हैं, तो और तंत्र उस ऊष्मा को अवशोषित करता है, और ऊष्मा के अवशोषण से तंत्र का ताप T1 से बढ़कर के T2 हो जाता है। तो CP को हम निम्न प्रकार लिखेंगे, CP इक्वल्स टू QP, कांस्टेंट प्रेशर पर हम ऐसा कर रहे हैं, दी गई ऊष्मा है वो स्थिर दाब पर है, अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट P। हम QP को क्या लिखते हैं? QP जो है वो बराबर होता है डेल E प्लस PdV। CP की जगह CV लिख देंगे, T2 माइनस T1 अपनी जगह आ गया, और कांस्टेंट P। इक्वेशन नंबर 8। क्योंकि हम जानते हैं QP बराबर होता है डेल E प्लस PdV। ये हमने QP की वैल्यू, यहाँ जो ये QP था उसकी वैल्यू ये होती है, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। CP हमारे लिए आ गया डेल H अपॉन T2 माइनस T1। इसका मान QP का मान डेल H के बराबर भी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में सिद्ध किया था। तो CP बराबर हम लिखेंगे डेल H अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट P, या स्मॉल चेंज के लिए लिखना चाहेंगे तो CP अपनी जगह आ गया, CP इक्वल्स टू डेल H की जगह डेल H अपॉन डेल T, T2 माइनस T1 का जो अंतर है वो डेल T एट कांस्टेंट P। तो हमारे लिए CP का मान क्या आया? CP इक्वल्स टू हो गया CP बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। तो प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में कितनी वृद्धि हुई, कब? स्थिर दाब पर, वही उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। एंथैल्पी ताप के साथ परिवर्तन की दर CP कहलाएगी। यदि हम 1 मोल के लिए ऊष्माधारिता निकालते हैं तो वो CP बार होगी या CV बार होगी। यदि N मोल के लिए निकालते हैं तो NCP बार, जिसको हमने सिर्फ CP कहा है, या NCV बार के लिए हो जाएगा CV। ठीक है। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, या थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। CP और CV में ऊष्मा गति के संबंध, दोनों में संबंध क्या होता है? यदि हम सामान्य हम इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो CP माइनस CV इक्वल टू होता है NR, या हम CP माइनस CV इक्वल टू लिखते हैं R। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? CP माइनस CV इक्वल टू NR होता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए चलते हैं। स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा डेल E में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर जब दाब होता है, ये क्या था? स्थिर आयतन। स्थिर दाब होने पर क्या होगा? अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? कुछ ना कुछ कार्य भी होता है। अतः स्थिर दाब पर जो ऊष्मा अवशोषित होगी उससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ कार्य भी होता है।
ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने पर स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें खर्च हो गई है, कार्य में खर्च हो गई है, तथा स्थिर आयतन पर ताप में अगर हम बढ़ोतरी करते हैं तो ताप में वृद्धि अधिक होगी। अब हम चलते हैं, अभी तक हमने जो Cp और Cv निकाला है उनके मान हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। Cp बराबर हम जानते हैं डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में हम Cv की वैल्यू रख देते हैं, तो डेल एच के स्थान पे क्या हो जाएगा, डेल E आ जाएगा, डेल टी अपनी जगह सेम है, P के स्थान पर V, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, Cv इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि Cp का मान ज्यादा होता है Cv से। यहां देखिए ये आपको V लिखना है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, तो Cp इज ग्रेटर देन, यहां देखिए ये V है, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, देन हम लिखेंगे Cp माइनस Cv डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P माइनस डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V। यानी कहने का मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। हम ये भी जानते हैं H बराबर होता है E प्लस पी वी, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष हम अवकलित करते हैं। समीकरण 4 को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलित करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसका अवकलन से ये मिला अपने को डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P डेल इक्वल्स टू, ये हो गया E का जब हम अवकलन करेंगे तो डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P प्लस अपनी जगह आ गया, P अपनी जगह आ गया, क्यों, हम ये कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं, तो V के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, और इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 का मान 3 में रख देते हैं। अब यहाँ जो वैल्यू आई समीकरण 5 का, इसका मान उठा करके अपन यहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी Cp माइनस Cv इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P प्लस P डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P माइनस डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। हम ये जानते हैं कि E या एनर्जी जो है वो फंक्शन होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अब समीकरण, और इसी का हमने नाम दिया है समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 का हम क्या करेंगे, पूर्ण अवकलन करेंगे। क्या करते हैं हम, पूर्ण अवकलन करते हैं। तो पूर्ण अवकलन करेंगे तो डेल ई डी हो जाएगा, डी इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी। यानी जब हम पूर्ण अवकलन करते हैं तो इसको तो डी लिख देंगे यहाँ पे, और जो भी पहले एक को कांस्टेंट v और t में से एक को कांस्टेंट करेंगे। यहाँ पर हमने v कांस्टेंट मान लिया, तो अब अवकलन में आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी इंटू डी टी, प्लस फिर दूसरी बार में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेंगे, तो अब वॉल्यूम के सापेक्ष करेंगे, तो डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डी वी। समीकरण 8 को dt से भाग देने पर, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर ही है, तो डेल ई अपॉन, ये वाली इक्वेशन में आप जो है इसको लिखेंगे, देखिए डेल ई अपनी जगह आ गया, dt का इसमें भाग दे करके हमने डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p रख लिया, इक्वल साइन अपनी जगह, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं डेल टी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p प्लस अपनी जगह आ गया डेल ई अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट t और dv अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, ऐसा हम कर लेते हैं। अब इसमें डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p में डेल टी अपॉन डेल टी को यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाला जो फैक्टर है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये अपनी जगह आ गया, ये इस यहाँ पर आ जाता है, ये खत्म हो गया, ये यहाँ रख देंगे और ये यहाँ रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर हो गई 9। समीकरण 9 का मान समीकरण 6 में रखेंगे, या 9 का मान हम समीकरण 6 में रखेंगे। 9 ये है और समीकरण 6 ये है, तो हमारे पास आ जाएगा Cp माइनस Cv, ये डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P है, उसी जगह ये तीनों दो पद हैं वो लिख देंगे, रख देंगे आप Cp माइनस Cv, ये आ गया। फिर ये, अब यहाँ इसमें देखते हैं हम, जैसे आप मान रखेंगे डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन विपरीत हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, ये वाले दो पद बचते हैं, तो Cp यहाँ ये एज इट इज लिख देंगे, Cp माइनस Cv डेल ई ऑन डेल V एट कॉन्स्टेंट T, डेल V ये आ गया अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P, प्लस की जगह प्लस, P की जगह P और डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P, ऐसा लिख दिया।
लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है। डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको बाहर लेते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू ये कॉमन आ गया, ये और ये वाला पोर्शन जो है कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। तो इसको बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, फिर बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ क्या बचता है इस पद में, क्या बचा, यहाँ बचता है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, प्लस की जगह प्लस, पी की जगह पी। जूल के नियम से हम देखते हैं कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू होता है 0, समीकरण नंबर 11। ये हम जूल के नियम में भी पढ़ेंगे, या यहाँ पर हम जूल के नियम की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो ये वाला जो पद है इसका मान हो जाएगा 0, तो समीकरण 11 का मान समीकरण 10 में रखेंगे। ये है समीकरण 11 और इसका मान यहाँ रख दिया। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, ये हो गया 0, ये प्लस की जगह प्लस और P की जगह P। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, इक्वेशन नंबर 12। हम ये भी जानते हैं PV इक्वल्स टू, तो nRT वेल नोन है, आदर्श गैस समीकरण है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। अगर हम V का मान निकालना चाहें तो V बराबर हम लिखेंगे nRT अपॉन P। समीकरण 13 को स्थिर दाब पर ताप T के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू एन आर अपॉन P, क्योंकि T से T कैंसिल हो जाएगा। P को आप इधर ले जाइए तो P बराबर आ गया डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू एन आर, समीकरण नंबर 40। समीकरण 14 का मान 12 में रख दो, यहां से ये मान ले जाकर के यहां रख दीजिए। रख दिया आपने। जैसे आप यहां मान रखेंगे P डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P की जगह आप रख देंगे एन आर, तो हमारे लिए इक्वेशन आ गई Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर। यदि n का मान 1 हो तो हम क्या लिखेंगे Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो समीकरण 15 और 16 जो हैं Cp और Cv में उष्मा गति के संबंध को प्रदर्शित करते हैं, या इसके थर्मोडायनेमिक रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। संघनित जो तंत्र होते हैं जैसे ठोस व द्रव के लिए Cp बराबर Cv होता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ठोस व द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये जनरली जो है सामान्यतः गैसों के लिए यूज किया जाता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। धन्यवाद।